Hello friends, this is CA Mukul Kedia and once again you all are welcome to the GST Crash Course. Friends, ये हमारे क्रैश कोर्स का लास्ट वीडियो है आज जिसमें हम रिफंड के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमने असेसमेंट से पहले तक के सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो आगे के प्रोविजंस हैं जिसे हम एडवांस लेवल ऑफ एडवांस चैप्टर्स कहते हैं, जैसे असेसमेंट, अपील, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन, वो वाले चैप्टर्स हमारे रह जाएंगे। बट हाँ, जो एज एन एप्लीकेंट या एज ए बिजनेसमैन जो मेरे को जीएसटी में जो मेरे को एक्शन लेनी है वो सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए, चाहे आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन हो या फिर सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन हो। एंड आई हैव ट्राइड टू कवर द एंटायर लॉ, जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, इंक्लूडिंग द रूल्स एंड रेलेवेंट नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आल्सो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये कोर्स अच्छा लगा है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस। एंड ये अराउंड 13 to 14 आवर्स का कोर्स है। एंड मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स भी आए थे कुछ कि फॉर द पीडीएफ विच आई एम शेयरिंग ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, आई वुड बी शेयरिंग दिस पीडीएफ इन ए बुकलेट फॉर्म और अराउंड 150 पेज की बुक होगी एंड आई वुड बी रिलीजिंग दोज आई विल बी रिलीजिंग दैट बुक एज अ कमेंट ओनली इन कपल ऑफ डेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज डू फॉरवर्ड इट एंड फॉरवर्ड इट टू स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि ये जो बुकलेट है, ये जो कोर्स है, ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये अगर आपके अगर ऑनलाइन वीडियोस देखे हुए हैं तो ये जो 150 पेज की बुक है इसको आप आराम से 2-3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑल द प्रोफेशनल्स। तो आज का हमारा चैप्टर है रिफंड। हम रिफंड का बाकी का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हम सेक्शन 54 कवर कर रहे थे, तो सेक्शन 54 में अब हमारा रूल बच गया, रूल 96, 96A और 96B। तो रूल 96 बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो हमने जीरो रेटेड सप्लाई में देखा था सेक्शन 16 में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बॉन्ड या एलयूटी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट करें या फिर आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड क्लेम करें। तो रूल 96 उसी की बात करता है कि आप टैक्स पे करो, पहले आईजीएसटी पे करो, उसके बाद उसका रिफंड क्लेम करो। तो हमने ऊपर भी देखा था कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड, नॉर्मली तो हमें जीएसटी के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है आरएफडी 01 में, पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ध्यान रखना, सर्विस नहीं, खाली गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जो शिपिंग बिल है उसी को रिफंड एप्लीकेशन माना जाता है। और किस टाइम पे माना जाता है उसके लिए आपको दो दो रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी या दो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। पहला, जो आपके जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप शिपिंग बिल के साथ साथ आपको एक आपका जो पर्सन इंचार्ज है, जो कन्वेंस का जो एजेंट हो जाए, जो शिपिंग एजेंट है, वो एक एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ईजीएम फाइल करता है। पहली कंडीशन, आपको ईजीएम फाइल करनी होगी। दूसरा, आपको उस मंथ की अपनी जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी, क्योंकि जीएसटीआर 3B में हम टैक्स पे करते हैं और ईजीएम के थ्रू हम जो हमने शिपिंग बिल की डिटेल आइस गेट तक जाती है। तो जब हम ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देंगे उसके बाद ये माना जाएगा कि हमने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अब जीएसटीआर 3B के थ्रू तो हम टैक्स पे करते हैं, पर हमें जो शिपिंग बिल वाइज या बिल वाइज जो डिटेल अपलोड करनी होती है वो होती है जीएसटीआर 1 के थ्रू। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले जीएसटीआर 1 में जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, क्योंकि रिफंड हम क्लेम करेंगे जीएसटीआर 1 के थ्रू, और जो टैक्स पे करेंगे जीएसटीआर 3B के थ्रू। तो गवर्नमेंट देखेगी जो आपने 3B के थ्रू टैक्स पे किया और जो जीएसटीआर 1 के थ्रू रिफंड क्लेम किया उसमें कहीं मिसमैच तो नहीं है। अगर ये दोनों डेटा वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर जो आपने जीएसटीआर 1 में जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो जो बिल वाइज, वो डेटा कस्टम को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कस्टम का मतलब आइस गेट की साइट पे चला जाएगा, सारा डेटा आइस गेट कस्टम के पास चला जाएगा। फिर कस्टम का काम है, ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जो रिफंड आई जीएसटी का, ये रिफंड हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से नहीं आता, कस्टम डिपार्टमेंट से आता है। और बाकी जितने भी हमने पहले रिफंड करे थे वो पीएफएमएस के थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट से ही आते हैं। तो ये फाइल हमारी कस्टम के पास चली जाएगी, फिर कस्टम उसको वेरीफाई करेगा फाइल को, और जो शिपिंग बिल में आपने जितना रिफंड क्लेम किया आपको वो वाला रिफंड मिलेगा। अब इस केस में क्योंकि दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए, एक जीएसटी डिपार्टमेंट, एक कस्टम डिपार्टमेंट, तो ये रिफंड दोनों डिपार्टमेंट रोक सकते हैं। अगर कहीं पे भी लगता है एक्सपोर्ट हमने गलत कर दिया था या कहीं किसी रूल का वायलेशन कर दिया तो दोनों ही डिपार्टमेंट हमारा जीएसटी रिफंड रोक सकते हैं। और भूटान के केस में गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन डाला है इन केस ऑफ नोटिफाइड गुड्स, कि भूटान को अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में कई बार हो सकता है कि रिफंड एक्सपोर्टर को नहीं मिले, फिर भूटान की गवर्नमेंट को रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मटेरियल जा रहा है, जो भूटान में जो आदमी परचेज कर रहा है, तो उस केस में उस आदमी को तो टैक्स नहीं लगना, पर रिफंड हो सकता है गवर्नमेंट भूटान गवर्नमेंट को दे दे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए रूल 96 खाली इतना सा कहता है कि उसके लिए हमें रूल 89 फॉलो करना पड़ेगा, और रूल 89 में वही हमें आरएफडी 01 के थ्रू रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये रूल 96 में सब रूल 10,
कि ये उन एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा है जिन्होंने परचेज के टाइम पे जीएसटी पे नहीं किया। मतलब कौन कौन से केसेस हो गए ऊपर हम सारे कवर कर चुके हैं रूल 89 4A और 4B में। एक तो जब अगर अगर उसने डीम्ड एक्सपोर्ट में कुछ परचेज करी है, मतलब अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन कुछ परचेज किया डोमेस्टिक, जिसके ऊपर जो सप्लायर था डोमेस्टिक सप्लायर उसने जीएसटी चार्ज नहीं किया, या फिर मर्चेंट एक्सपोर्ट में 0.1% पे 0.01% पे मैंने कुछ परचेज करी, या फिर कस्टम के थ्रू 78 या 79 नोटिफिकेशन का मैंने बेनिफिट लिया एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स। अगर मैं इनमें से भी कोई सा भी बेनिफिट ले रहा हूँ तो उस केस में मैं आईजीएसटी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। मैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता हूँ रूल 89 सब रूल 4A और 4B में, पर मैं आईजीएसटी का रिफंड नहीं कर सकता। इसको थोड़ा रूल को समझना, गवर्नमेंट ये रूल क्यों लेके आई। ये रूल गवर्नमेंट इसलिए लेके आई है क्योंकि जब आप परचेज कर रहे हो तो परचेज के टाइम पे तो आप कोई जीएसटी पे नहीं कर रहे या फिर नॉमिनल सा जीएसटी पे कर रहे हो, पर अगर आप एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी का रिफंड फाइल कर रहे हो 3B के थ्रू टैक्स पे करके, तो उसका मतलब हो सकता है कि कई बार आपकी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ी है किसी और रीजन से, जैसे आपने कुछ डोमेस्टिक परचेज किया, डोमेस्टिक आपका बिजनेस चल रहा है, डोमेस्टिक परचेज सेल भी चल रही है, उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, उसका मेरे पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है। तो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करूँ एक्सपोर्ट करके, तो जो मेरा आईटीसी है वो एनकैश हो जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये प्रोविजन लेके आई कि अगर आप परचेज के टाइम, एक्सपोर्ट की परचेज के टाइम पे आप जीएसटी पे नहीं कर रहे, तो फिर आप आईजीएसटी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आप उस केस में रूल 89 में लिख दिया था कि आप एलयूटी के अगेंस्ट या बॉन्ड के अगेंस्ट एक्सपोर्ट करो, और जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का इनपुट है रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। रूल 96 तो बात करता है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट बॉन्ड या एलयूटी। रूल 96A बात करता है अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज अगेंस्ट बॉन्ड या एलयूटी। बॉन्ड एलयूटी क्या होती है ये भी हम इसी रूल में कवर करेंगे आगे। तो अगर हम बॉन्ड या एलयूटी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें आरएफटी 11 में पहले एक्सपोर्ट करने से पहले बॉन्ड या एलयूटी फाइल करनी होती है। इसमें भी कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखी है जून तक की, कि जून के बाद भी आप फाइल कर सकते हो। तो हमें एक्सपोर्ट करने से पहले, बाद में नहीं, पहले बॉन्ड या एलयूटी फाइल करनी है। इसमें ऑल्दो एक सर्कुलर में गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ड्यू टू सम रीजन, वो कई बार हो सकता है, ऑफिसर के पास डिस्क्रिप्शन है, वो पोस्ट एक्सपोर्ट भी बॉन्ड एलयूटी अलाउ कर सकता है इन स्पेशल केसेस ओनली। और बॉन्ड एलयूटी में क्या है सर, बॉन्ड तो हमारे एक होती है, एक जनरल लेटर हेड पे हम लिख के दे देते हैं, इट्स अ सिंपल अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो हम प्लेन लेटर हेड पे लिख देते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट में किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं करेंगे, और अगर हमारा किसी प्रोविजन का वायलेशन हुआ तो जो भी हमने अभी टैक्स पे नहीं करे वो बाद में टैक्स रिकवर कर सकती है गवर्नमेंट। एलयूटी तो सिंपल लेटर हेड पे हो गया। बॉन्ड एक स्टैम्प पेपर पे होता है, बॉन्ड एक तरह से थोड़ा फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती है बॉन्ड में, एक स्टैम्प पेपर पे होता है और साथ में एक बैंक गारंटी भी जाती है। तो बॉन्ड एलयूटी में क्या मैटर होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक्सपोर्टर को बाइंड कर देता है कि अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट नहीं किया गुड्स या सर्विस का, तो फिर आपको विद इन 15 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टाइम, जो फिर आपने टैक्स का भी एग्जेम्पशन लिया है, जो आपने अभी टैक्स पे नहीं कर रहे, वो पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कितने दिन में? विद इन 15 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टाइम। और टाइम लिमिट कितनी है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया इनवॉइस डेट से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके गुड्स इंडिया से चले जाने चाहिए, एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए, 3 मंथ्स या फिर एक्सटेंडेड टाइम। और सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि सर्विस के केस में आपको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आ जानी चाहिए विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। फॉरेन एक्सचेंज में, या फिर अगर आरबीआई ने परमिट कर रखा है जैसे नेपाल भूटान के केस में, तो आईएनआर में पेमेंट आपके पास आ जानी चाहिए। अगर आपने 3 मंथ्स या 1 ईयर का क्राइटेरिया मीट नहीं किया, ये क्राइटेरिया आपने एक्सपायर हो गया आपसे, तो फिर आपको विद इन 15 डेज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और इस केस में भी अगर आप रिफंड क्लेम नहीं कर रहे, फिर भी जो आपने जीएसटीआर 1 में आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हो वो सारे के सारे इनवॉइस की डिटेल कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाएगी। इसमें फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना, जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए अलग सेक्शन है, गुड्स और सर्विस का दोनों का सेक्शन कॉमन है एक्सपोर्ट का। तो उसमें जो शिपिंग बिल नंबर है, शिपिंग बिल डेट है, या फिर पोर्ट कोड है, सर्विस के केस में तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ भी नहीं होता, पर गुड्स के केस में भी ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम रिफंड रिटर्न फाइल करते टाइम इन फील्ड्स को, इन कॉलम्स को एंटर नहीं करते। तो अगर आप उसको एंटर नहीं करेंगे तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि कौन से शिपिंग बिल के अगेंस्ट एक्सपोर्ट किया है या फिर कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट किया है, तो फिर डिपार्टमेंट उस रिफंड क्लेम को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स जहाँ भी अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रिफंड, वो चाहे रिफंड फाइल नहीं करें, अगर जहाँ भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, तो पोर्ट कोड और शिपिंग बिल की डिटेल जरूर आप एंटर कर दें। ऑल्दो रिटर्न के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है, पर वो असेसी के लिए बेनिफिशियल है, उन्हें जरूर एंटर कर दें।
और उसके यहाँ पे भी रूल 96 ए में वही है कि अगर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करते, अगर ये सॉरी अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते विद इन टाइम लिमिट और आपने वो 15 डेज के अंदर अंदर टैक्स भी नहीं पे किया विद इंटरेस्ट, तो फिर जो एलयूटी या बॉन्ड की जो फैसिलिटी है विड्रॉ हो जाएगी और फिर जो भी हमारा टैक्स बनता है वो रिकवर कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 17 ए। लेकिन अगर बाद में मैंने टैक्स या और इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया तो फिर ये फैसिलिटी वापस रिस्टोर हो जाएगी, फिर मैं वापस एलयूटी यूज़ कर सकता हूँ। और ये सेम प्रोविजन बॉन्ड एलयूटी के एसईजेड की सप्लाई में भी लगेंगे। और एसईजेड के केस में एक चीज़ को और ध्यान रखना होता है कि जो हमने गुड्स सप्लाई करी है वो वहाँ पे जो स्पेसिफाइड ऑफिसर एसईजेड का उनको एंडोर्स करे। अब एक तो सर्कुलर नंबर 8/2017, ये सर्कुलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड या एलयूटी के लिए। इसमें काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिया गवर्नमेंट ने। और शुरू में जब एलयूटी आई थी, जब जुलाई 2017 में जब जीएसटी लॉ आया था, तो उसमें गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई थी कि एलयूटी खाली वही एसएससी फाइल कर सकते हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में, जिन्होंने सपोज 16-17 में 1 करोड़ से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर दी थी। तो उससे काफ़ी छोटे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही थी, फिर उन्हें बॉन्ड फाइल करना पड़ रहा था। और बॉन्ड में जैसे मैंने बताया बॉन्ड के प्रोसीजर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन 37 लिए थे 2017 में, और उसमें रिलैक्सेशन दे दी कि सारे असेसी या सारे एक्सपोर्टर एलयूटी फाइल कर सकते हैं एक्सेप्ट दोज जो पास्ट में प्रोसिक्यूशन जिनके अगेंस्ट हो रखा है फॉर एन ऑफेंस मोर देन ₹2.5 CR। मतलब टेंटेड असेसी को छोड़ के कोई भी असेसी एलयूटी फाइल कर सकता है। और लोग क्यों एलयूटी फाइल करना चाहते हैं? एलयूटी क्योंकि प्लेन लेटर हेड पे होती है और बॉन्ड के साथ एक बैंक गारंटी जाती है। सपोज बैंक गारंटी 15% ऑफ बॉन्ड अमाउंट, तो ये 15% कैसे निकला? सपोज मैंने 1 CR की एक्सपोर्ट करनी है, मेरे को पता है कि मेरे अगले साल में 1 CR की एक्सपोर्ट होगी, तो 1 CR की एक्सपोर्ट के ऊपर मेरा जीएसटी बनेगा 18 lakhs। अगर मैं 18% की रेट अप्लाई करता हूँ तो 18 lakhs का मेरा जीएसटी होगा। तो मेरे को बॉन्ड अप्लाई करना होगा 18 lakhs के लिए, जबकि एलयूटी में मेरे को ऐसी कोई अमाउंट मेंशन नहीं करनी होती। अब अगर मैं 18 lakhs का बॉन्ड अप्लाई करूंगा तो उसके लिए मेरे को 15% की बैंक गारंटी देनी होगी। 15% का मतलब हो गया 2,70,000। मेरे को 2,70,000 की बैंक गारंटी देनी होगी। और एलयूटी के केस में तो एक बार आपने एलयूटी फाइल कर दी उसके बाद आपको उसे कुछ क्लोज नहीं कराना होता। पर बॉन्ड के केस में मेरे को उस बॉन्ड को क्लोज कराना होगा, मेरे को सारे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट मेरी बैंक गारंटी रिलीज करेगा। मतलब इस केस में बॉन्ड के केस में मेरी 2 बार असेसमेंट हो रही है, एक बार तो बैंक गारंटी रिलीज कराने के लिए और एक जो नॉर्मल असेसमेंट होगी मेरी, वो मेरी दोनों ही केस में होगी। बॉन्ड एलयूटी के केस में नॉर्मल असेसमेंट दोनों केस में होगी, पर हाँ बॉन्ड के केस में मेरी 2 बार असेसमेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रूल 96 है जिसमें हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट अगेंस्ट बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब एक रिसेंट रूल आया रूल 96B, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली कितना वैलिड है ये आगे फ्यूचर में हमें पता चलेगा। ये अभी आया है मार्च 2020 में, रिसेंट अमेंडमेंट है रूल 96B। और ये बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में फॉरेन एक्सचेंज कितने टाइम पीरियड में आनी चाहिए। हमने एक्सपोर्ट की डेफिनेशन कवर की, उसमें गुड्स के केस में तो कहीं पे नहीं लिखा था कि फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास पैसा पैसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जरूर था कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज हो जानी चाहिए, और ऊपर रूल 96 में उसके ऊपर 1 ईयर का टाइम लिमिट भी डाल दिया। पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ना जीएसटी एक्ट ये कहती है कहीं पे कि फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आनी चाहिए, ना आईजीएसटी एक्ट ये कहीं पे कहती है कि फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आनी चाहिए। फेमा के रूल्स कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ जाना चाहिए। तो फिर ये रूल 96 भी उन फेमा के प्रोविजंस को ही रेफर कर रहा है। अब ये जीएसटी में कितना वैलिड है ये फ्यूचर में कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे। तो रूल 96 भी कहता है कि आप कोई सा भी अगर रिफंड क्लेम कर रहे हैं, अब इसमें एक चीज को और ध्यान रखना, यहाँ पे रिफंड की तो बात कर रहा है, लेकिन सपोज अगर कोई सा ऐसा एसएससी है जो एक्सपोर्ट कर देता है पर वो कोई रिफंड क्लेम नहीं करता, तो ऐसा भी केस हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे सपोज मेरी डोमेस्टिक सप्लाई भी है और एक्सपोर्ट सप्लाई भी है, तो मेरी एक्सपोर्ट में कोई लाइबिलिटी आती है और मैंने जो सॉरी मेरी डोमेस्टिक में कोई जीएसटी की लाइबिलिटी आती है, और मैंने जो एक्सपोर्ट के लिए गुड्स परचेज करे हैं, मेरी सपोज दो सप्लाई है, मेरी डोमेस्टिक सप्लाई भी है और मेरी एक्सपोर्ट की भी सप्लाई है। तो डोमेस्टिक सप्लाई मेरी 80% है या 90% है, तो मेरी उस डोमेस्टिक 90% सप्लाई के ऊपर मेरी ऑब्वियसली जीएसटी की लाइबिलिटी भी आएगी। तो जो मैं एक्सपोर्ट के लिए परचेज कर रहा हूँ उसके ऊपर जो मैंने जीएसटी पे किया वो मेरी डोमेस्टिक सेल की लाइबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट हो रहा है। तो उस केस में मैं क्या होगा, मैं कोई रिफंड फाइल नहीं करूंगा, ना तो मैं विदाउट बॉन्ड रिफंड फाइल करूंगा, ना तो मतलब मैं आईटीसी का रिफंड फाइल करूंगा, ना मैं जीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड फाइल करूंगा। तो उन केसेस को हमने कवर नहीं किया, हमने खाली उन्हीं एसएससी को कवर किया जो रिफंड फाइल करते हैं। तो ये अगेन थोड़ा डिसएडवांटेज में चले गए वो एसएससी जो रिफंड फाइल करते हैं।
तो उनके लिए एक बार रूल देख लेते हैं, रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि अगर आपने कोई सा रिफंड क्लेम कर लिया, कौन सा, दोनों रिफंड, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का भी और आईजीएसटी का भी, मतलब बॉन्ड के अगेंस्ट भी और बॉन्ड के साथ भी आपने कोई सा भी अगर रिफंड क्लेम कर लिया, बट जो आपकी सेल प्रोसीड्स है वो फेमा के टाइम लिमिट के अंदर अंडर आपको रियलाइज नहीं हुई। फेमा में नॉर्मली 1 ईयर का टाइम लिमिट दे रखा है, पर अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग टाइम लिमिट्स भी हैं उसमें। तो अगर आपने फेमा के टाइम लिमिट का, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं बताई, हमें फेमा को रेफर करने के लिए कह दिया कि अगर आपने फेमा के टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुई और आपने कोई रिफंड रिसीव कर लिया, तो फिर जितना आपको रिफंड मिला टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, वो रिफंड आपको 30 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। या सपोज मैंने 1 जनवरी 2020 को कोई एक्सपोर्ट करी थी, तो उसकी मेरे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ जानी चाहिए थी 31 दिसंबर 2020 तक। पर उस दिन तक अगर मेरे को कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं आई, या सपोज 50% एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं आई, तो मेरे को, मैंने जितने भी रिफंड क्लेम करे हैं उससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो मेरे को 50% रिफंड बिफोर 30 जनवरी वापस पे करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने 2 एग्जेम्पशन दे दी, और हाँ, ये 30 डेज का टाइम है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है। एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगी, जीएसटी में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये एक्सटेंशन भी मेरे को फेमा के थ्रू लेनी पड़ेगी, आरबीआई से लेनी पड़ेगी। अब इसमें गवर्नमेंट ने 2 एग्जेम्पशन दे दी। कई बार क्या होता है कि आरबीआई राइट ऑफ कर देती है किसी अमाउंट को, ठीक है आपने एक्सपोर्ट कर दिया पर पेमेंट नहीं आ रही ड्यू टू वन रीजन और दी अदर, तो आरबीआई मेरिट बेसिस पे कुछ अमाउंट को राइट ऑफ कर देती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया अगर आपके अमाउंट को आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया, तो उस केस में आप उस रिफंड को वापस पे मत करो। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है कि सपोज मेरा गवर्नमेंट ने, मैंने आरबीआई में एक्सटेंशन के लिए अभी अप्लाई नहीं किया, या अप्लाई किया था, एक्सटेंशन रिजेक्ट हो गई मेरी, और फिर मैंने 31 दिसंबर को मेरा टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई थी, फिर मैंने इन द मंथ ऑफ जनवरी वो रिफंड गवर्नमेंट को वापस पे कर दिया। अब रिफंड पे करने के बाद मेरे को आरबीआई से एक्सटेंशन फिर मिल गई, अब मेरे को 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई, ये मार्च तक की मेरे को एक्सटेंशन मिल गई। तो और मार्च में मेरे पास एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज भी हो गई। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आपने आरबीआई को, बाद में आपको आरबीआई से एक्सटेंशन मिल गया और विद इन दी एक्सटेंडेड टाइम आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज कर दी, तो फिर जो आपने रिफंड पे किया था वो रिफंड का अमाउंट भी आप वापस क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द डिपार्टमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 3 महीने का टाइम लिमिट दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको जब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिले, जैसे सपोज मेरे को 15 मार्च को एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हुई, तो बिफोर 15 जून मैं ये रिफंड फाइल कर दूं, और जो मेरे को एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हुई उसकी एफआईआरसी या फिर बीआरसी वो मैं डिपार्टमेंट में सबमिट कर दूं, तो मेरे को रिफंड वापस मिल जाएगा। तो इसमें एक तरह से हमने अगर रिफंड क्लेम करा है, तो फिर हमें 1 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स या फेमा के टाइम, सॉरी नॉट विद इन 1 ईयर, बट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा हमें एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हो जानी चाहिए। तो मैं जो चीज़ पहले कहता एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ कि उन एसएससी को तो हमने कवर कर लिया जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे एसएससी भी होते हैं जिनकी एक्सपोर्ट होती है खाली 5% या 10% ऑफ टोटल बिजनेस टर्नओवर, तो उन्हें रिफंड फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो उनको कैश में जीएसटी पे करना होता है वो उनकी एक्सपोर्ट की परचेज से एडजस्ट हो जाता है। तो जो एसएससी रिफंड क्लेम नहीं कर रहे वो एडवांटेज में है, क्योंकि उनके लिए हमने कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं डाली कि अगर आपको 1 साल में पेमेंट नहीं मिली तो फिर आपने जो जीरो रेटेड सप्लाई का या फिर बॉन्ड या एलयूटी का जो बेनिफिट लिया था आप उसको रिवर्स करो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, लॉ में कहीं पे लिखा ही नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जीएसटी लॉ में कहीं पे नहीं लिखा कि आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट आनी चाहिए। तो इन 2 रीजन से मैं ये रूल मेरे को लगता है कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज होगा आगे। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 54 कवर हो गया। अब कुछ सर्कुलर्स देख लेते हैं जो काफ़ी, अब जीएसटी में एक्ट में जितना लिखा है उससे कहीं ज़्यादा बातें रूल्स में लिखी है, और रूल्स में जो लिखी है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्कुलर्स में डिफाइन करी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जीएसटी में रिफंड हमें डिपार्टमेंट से ही मिलेगा और डिपार्टमेंट के ऊपर सर्कुलर वैलिड है। तो इसमें काफ़ी प्रोसीजरल सर्कुलर्स भी दे रखे हैं और काफ़ी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे सर्कुलर जाते हैं जो अपनी लॉ की जो पावर है उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लॉ इंक्लूडिंग एक्ट और रूल्स दोनों को एक्सटेंड करके भी काफ़ी चीज़ें सर्कुलर्स में दे रखी है गवर्नमेंट ने। तो थोड़ा सर्कुलर को देख लेते हैं कैसे जीएसटी का सारा रिफंड का सारा प्रोसेस फॉलो हुआ था। सबसे पहले सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 17। इसमें स्टार्टिंग में 2017 में रिफंड एप्लीकेशंस मैनुअली फाइल होती थी। मैनुअली का मतलब है कि एप्लीकेशन तो हम ऑनलाइन फाइल कर देते थे, लेकिन जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो सारे मैनुअली हमें सबमिट करने पड़ते थे, जैसे पुराने टाइम पे एक्साइज में होता था उसी तरीके से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैनुअली सबमिट करने होते थे और डिपार्टमेंट उनका रजिस्टर मेंटेन करता था और फिर हमें रिफंड मिलता था।
तो सर्कुलर 17 सारे मैनुअल प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद सर्कुलर 24 आया था। सर्कुलर 24 बात उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, डीम्ड एक्सपोर्ट या कैश लेजर के केस में, उनमें कुछ हमें क्लैरिफिकेशंस दी थी गवर्नमेंट ने कुछ, और उसके अलावा कुछ प्रोसेस डिफाइन करे थे, जो डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसेस डिफाइन करे थे। फिर अगला जो रेलेवेंट सर्कुलर था सर्कुलर 37, इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज कह दी थी कि आप रिफंड क्लेम को अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर स्प्रेड नहीं कर सकते। इसमें हमने रिफंड के चैप्टर में हमेशा हमने कवर किया है कि टैक्स पीरियड, हमें रिफंड फाइल होता है फॉर द टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकता है, पर ये स्प्लिट पीरियड नहीं हो सकता। जैसे सपोज मैं अप्रैल और जून इन 2 महीने का रिफंड एक साथ फाइल नहीं कर सकता, मैं अप्रैल टू जून फाइल कर सकता हूँ, या फिर अप्रैल का फाइल कर सकता हूँ और जून का फाइल कर सकता हूँ। हो सकता है मैं मई का नील का फाइल कर दूँ, मतलब मिल मैं मई का फाइल ना करूँ, मैं अप्रैल का कर सकता हूँ, जून का अलग अलग कर सकता हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज कह दी थी सर्कुलर में कि आप मार्च 2020 और अप्रैल 2020 का सिंगल रिफंड फाइल नहीं कर सकते। तो उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। सपोज इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर है, मेरी परचेज हो रही है मार्च में, सेल हो रही है अप्रैल में, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा अप्रैल में रिफंड ही नहीं बनेगा। और उसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन और दी थी गवर्नमेंट ने कि जब आप आईजीएसटी का रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में जो आपने जीएसटीआर 3B के थ्रू जो टैक्स पे किया है, वो जीएसटीआर 1 में जो रिफंड क्लेम कर रहे हो उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो ठीक है, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है क्योंकि आप ज्यादा ही टैक्स पे कर रहे हो, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला था सर्कुलर 45, उसमें भी काफी चीजें क्लियर की थी गवर्नमेंट ने। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमने सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जीरो रेटेड सप्लाई में कवर किया था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एग्जेम्प्टेड गुड्स को, तो फिर उस केस में भी हमें आईटीसी का इनपुट मिलेगा, जो हमने परचेज करा उसका इनपुट मिलेगा। फिर ये सर्कुलर यहाँ पे क्लियर क्लियर कर देता है, अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको बॉन्ड या एलयूटी फाइल करने की जरूरत नहीं है, और आप बॉन्ड एलयूटी फाइल नहीं करते तब भी आपको इनपुट का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। फिर अगला था सर्कुलर 59, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इसमें डाले थे, जो मैनुअल एप्लीकेशन को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक किया था, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को कम करने की कोशिश करी थी इसमें। इसमें एक तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप परचेज के इनवॉइस लगाने की जरूरत नहीं है, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप 2A की कॉपी सबमिट कर दो, और उसके अलावा जो इनवॉइसेज आपके 2A में नहीं आ रहे उनकी फिजिकल कॉपी सबमिट कर दो। और इसमें एक चीज और गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी थी, अगर रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर अमाउंट आपका वापस क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, सब्जेक्ट टू आप एक अंडरटेकिंग दे दो कि आप उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करोगे। फिर उसके बाद है सर्कुलर 79। सर्कुलर 79 ने अगेन काफी इश्यूज को क्लियर किया था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के, आईटीसी के। और सिमिलरली सर्कुलर 94, ये दोनों क्लैरिफिकेशन के नेचर में थे बट काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर थे। और सर्कुलर 111 था कि अगर आप कोई अपील में कोई आपके फेवर में कोई ऑर्डर आ गया तो उस केस में आप रिफंड एप्लीकेशन कैसे फाइल करोगे, उसका प्रोसेस पता है। अब जो आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, जिसको आप कह सकते हो मास्टर सर्कुलर ऑन रिफंड, वो है सर्कुलर 125/44/2019। ये अराउंड 30 पेजेस का सर्कुलर और काफी काफी डिटेल्ड सर्कुलर है। इसमें सारे प्रोसीजर्स को और जितने भी पुराने प्रोसीजर्स हैं उन सबको भी एक जगह स्ट्रीमलाइन करके लाने की कोशिश करिए, और डिपार्टमेंट इस सर्कुलर को रेफर करे बिना आपको रिफंड नहीं देगा। और इसमें एक एनेक्जर भी है जिसमें जो हमने रूल 89(2) में देखे कि जो जो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं रिफंड एप्लीकेशन के साथ, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दे दी कि जैसे अराउंड 10-12 केसेस के जो भी हमारे अलग अलग केसेस के रिफंड है, कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ऐसे हर केस को डिफाइन करके उसके डॉक्यूमेंट की लिस्ट गवर्नमेंट इस सर्कुलर में डिफाइन कर दी कि डिपार्टमेंट इन लिस्ट के बिना रिफंड आपको प्रोसेस नहीं करेगा। और इसमें जो पेमेंट का मैकेनिज्म है उसको भी चेंज कर दिया। अब पेमेंट पीएफएमएस के थ्रू एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ने बना दिया। तो इस सर्कुलर के थ्रू पूरे रिफंड प्रोसेस को फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। अब डिपार्टमेंट जाने की कोई जरूरत नहीं, आप जो भी क्वेरी आएगी, ऑनलाइन क्वेरी आएगी, उसका ऑनलाइन रिप्लाई कर दें, पेमेंट आएगी पीएफएमएस के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। फिर एक सर्कुलर सर्कुलर 135, ये सर्कुलर काफी रिसेंट सर्कुलर, अभी मार्च या अप्रैल स्टार्टिंग में आया सर्कुलर ये, आई थिंक मार्च 28 या 29 मार्च को सर्कुलर आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर इसलिए क्योंकि इसमें एक दो चीजों को लॉ के बियॉन्ड गए हैं, इसमें एक दो चीजें जो बियॉन्ड द लॉ इस सर्कुलर में डिफाइन करी गई है। इसमें एक तो जैसे ऊपर मैंने एक सर्कुलर में बताया था कि अक्रॉस द फाइनेंशियल रिफंड एप्लीकेशन अलाउ करना मना कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट एक एसएससी ने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी थी, और रिट में एसएससी के फेवर में डिसीजन आया था कि आप जो लॉ में नहीं है उसको सर्कुलर के थ्रू नहीं डाल सकते, और ये अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर अलाउ करो, क्योंकि लॉ में आपने कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। तो सर्कुलर 135 में वो रिस्ट्रिक्शन वापस विड्रॉ कर ली थी, और इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि आप अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर्स भी रिफंड एप्लीकेशन को बंच कर सकते हो।
लेकिन ये एक चीज तो एसएससी के फेवर में डाली और दो चीज एसएससी के अगेंस्ट कर दी थी इस सर्कुलर में। पहला, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में इस सर्कुलर में कह दिया कि अगर आपके इनपुट आउटपुट सेम है तो उस केस में आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड फाइल नहीं कर सकते, जबकि लॉ में ऐसा कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे। अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा इस चीज क्लैरिफिकेशन के, कि क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी थी जैसे एक स्पेसिफिक केस में कि सपोज मेरा आइटम है आइटम एक्स, उसकी 1 अक्टूबर तक रेट है 18% और 1 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट ने उसकी रेट कर दी 12%। तो मेरा जो 1 अक्टूबर को जो स्टॉक है जो मैंने 18% पे परचेज किया और सेल कर रहा हूँ 12% पे, तो एसएससी उस केस में भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड क्लेम कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि ऐसे केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा, और साथ में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर में एक लाइन और कह दी कि अगर आपका इनपुट आउटपुट सेम है तो फिर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेगा। अब लॉ में कहीं पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है कि मेरा सेम आइटम है पर मेरी परचेज और सेल की जीएसटी रेट अलग अलग हो सकती है। इसमें मोस्ट कॉमन आइटम है जहाँ पे रेसिपिएंट अलग अलग रेसिपिएंट के लिए अलग अलग जीएसटी रेट है। जैसे काफ़ी ऐसे नोटिफिकेशन है जो रेसिपिएंट बेस्ड हमें एग्जामेशन देती है कि नॉर्मल आइटम की रेट है 18%, पर फॉर स्पेसिफिक एसएससी उसके ऊपर जीएसटी आप चार्ज करेंगे 5%। तो अगर ऐसे आइटम की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब तो आपको रिफंड मिल जाएगा, पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आजकल उन रिफंड्स को डिनाई कर रहा है, यू साइटिंग दिस सर्कुलर ओनली। और इसमें एक और जो चीज़ लिखी थी सर्कुलर में कि ऊपर हमें सर्कुलर में हमने देख लिया कि जीएसटी आजकल हो गया कि जीएसटी 2A आपको अपलोड करना है, और जो इनवॉइसेस 2A में नहीं आ रहे उनकी फिजिकल कॉपी सबमिट कर दो। और फिर सर्कुलर 125 में एक चीज़ और डाल दी थी कि रूल 36(4) से लिंक करते हुए कि आपको अगर 2A में इनवॉइस नहीं आ रहे तो आपको 10% तक का रिफंड मिलेगा। मतलब अगर 2A में 1 लाख के आ रहे हैं तो आप 1,10,000 का रिफंड क्लेम कर सकते हो और 10,000 रुपये की इनवॉइस आप फिजिकली सबमिट कर दो। ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, जो रूल 36(4) में लिखा है सर्कुलर ने भी उतनी बात कही। लेकिन सर्कुलर 135 ने एक चीज़ और कह दी कि अगर आपको 2A में नहीं आ रहा तो आपको उस इनवॉइस का रिफंड ही नहीं मिलेगा। अब लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा, लॉ ने 10% का बफर दे रखा है मेरे को, पर इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने वो 10% का बफर भी खत्म कर दिया। अब मतलब कोई फिजिकल इनवॉइस की कॉपी नहीं जाएगी, अगर 2A में आ रहा है आप 2A की कॉपी लगा दो, 2A में आ रहा है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, नहीं आ रहा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये दो प्रोविजंस मेरे को लगता है कि जल्दी ये दोनों प्रोविजंस गवर्नमेंट को विड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ में ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है, ये दोनों प्रोविजंस सर्कुलर के लॉ को वायोलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेक्शन 54 हो गया, जिसमें हमने सारे तरीके के रिफंड्स कवर कर लिए। अब सेक्शन 54 तो जनरल रिफंड के लिए, सेक्शन 55 स्पेसिफिक केसेस के लिए, और सेक्शन 55 के सारे केसेस कवर करते हैं इनवर्ट सप्लाई के रिफंड को। मैं यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, मैं इनवर्ट सप्लाई के रिफंड की बात कर रहा हूँ, और ये नोटिफाइड केसेस को ही कवर कर रहा है। तो कौन कौन से असेसी इसमें नोटिफाइड हैं? इसमें पहले 3 असेसी तो हो गए, जैसे यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, या फिर स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन या डिप्लोमेटिक एजेंट्स, मतलब फॉरेन कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, ये उनके लिए बात करता है कि जो वो असेसी, ये जो स्पेसिफिक असेसी जो मैंने बात करी, ये अगर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर ऑफिशियल पर्पस अगर कुछ भी गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो फिर उस इनवर्ट सप्लाई का इनको रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा दो और एसएससी की बात करता है, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के केस में, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उस केस में 50% रिफंड मिलता है अगर ये सप्लाई करते हैं यूनिट रन कैंटीन को। और दूसरा रिटेल आउटलेट्स फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, इसको हम अलग से कवर करेंगे, इसके लिए इनफैक्ट रूल भी है, रूल 95 भी। तो पहले हम इन तीन को कवर कर लेते हैं जो स्पेसिफिक नोटिफाइड असेसी हैं, तीन या इनके अलावा और भी कई असेसी हैं जिनको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। इनके केस में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये तीनों जो असेसी हैं, ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या कोई आउटवर्ड सप्लाई तो करते नहीं है, तो कोई ये जीएसटी नंबर नहीं लेंगे, ना कोई जीएसटी में इन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। पर फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग रिफंड ओनली ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेंगे, यूआईएन नंबर, ये एक स्पेशल तरीके का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो अगर सपोज मैंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सप्लाई करी है, कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करे हैं, तो फिर जब मैं GSTR 1 फाइल करूंगा तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का यूआईएन नंबर सबमिट कर दूंगा उसमें, जीएसटी नंबर की जगह उनका यूआईएन नंबर एंटर कर दूंगा। तो यूआईएन नंबर एंटर करने से जो इनकी परचेज है वो इनके 2A टाइप के मैकेनिज्म में, मतलब उनके पोर्टल पे उनको परचेज में दिख जाएगा, उनके 2A में आ जाएंगे सारे इनके इनवर्ट सप्लाई, फिर ये उस इनवर्ट सप्लाई का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 में ही जाती है, पर ये क्वार्टरली ही जाती है, और इसको रूल 95 गवर्न करता है।
और इसके लिए पहले लॉ में मैंने ऊपर हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 54 में कि लॉ के अकॉर्डिंग तो टाइम लिमिट था 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, पर उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दिया 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ऊपर क्योंकि ये स्पेशल एंटिटीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज और कर दी कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट की कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है या फिर कहीं गवर्नमेंट ने कोई साइन कर रखा है कोई एग्रीमेंट, और तो उस केस में वो एग्रीमेंट के प्रोविजंस वो वैलिड होंगे, एग्रीमेंट के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे ओवर दिस सेक्शन 55 एंड रूल 95। उसके बाद अगला है रूल 95A। ये बात करते हैं रिटेल आउटलेट्स इन डिपार्चर एरिया। इसको एक बार थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली ये क्या चीज़ कह रहा है। जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट से आप बाहर गए, तो आप उसमें इमिग्रेशन काउंटर के बाहर उनका काफ़ी रिटेल आउटलेट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनके रिटेल आउटलेट्स हैं बड़ी बड़ी शॉप्स के। तो ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं, ये इमिग्रेशन काउंटर के बाद में जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन काउंटर के बाद जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं, ये क्या है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं उनको जब भी कोई गुड्स सप्लाई करते हैं, सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा, गुड्स की बात कर रहा हूँ खाली। ये अगर किसी इंटरनेशनल टूरिस्ट को कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करते। इनकी परचेज के ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है, पर सेल के टाइम पे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे। तो क्योंकि ये सेल के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने उनको भी कह दिया कि आप भी रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब ध्यान रखना, मैं टूरिस्ट को कोई किसी रिफंड की बात नहीं कर रहा, मैं जो शॉप है जो टूरिस्ट को सेल कर रही है विदाउट चार्जिंग जीएसटी, तो जो उसने परचेज करी उसके रिफंड की बात कर रहा हूँ। जो ट्रेडिंग करते टाइम जो परचेज करे उसका हमें रिफंड मिल जाएगा, इस शॉप को रिफंड मिल जाएगा। उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होगी RFD 10B में, और ये एप्लीकेशन मंथली भी फाइल हो सकती है, क्वार्टरली भी फाइल हो सकती है। अब एक बार आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या है। आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट मतलब कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट तो नहीं है, इंडिया में मतलब नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता, पर जो इंडिया आया था फॉर लेस देन 6 मंथ्स ओनली। और इसके रिफंड के लिए सारे प्रोविजन सर्कुलर 106 में दे रखे हैं, सारे इसमें प्रोसीजर डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। अभी रूल 95A तो आ गया कि अगर मैं एयरपोर्ट से कुछ गुड्स परचेज करता हूँ, लेकिन अगर सपोज मैंने विद इन इंडिया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैंने सपोज दिल्ली में चांदनी चौक से या लाजपत नगर से कुछ गुड्स परचेज करे, और मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट हूँ, मैं वो गुड्स लेके इंडिया के बाहर जाऊँगा, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई थे, सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट। इसको ऑल दो गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, ये अभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, खाली लॉ में गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोविजन डाल के छोड़ दिया। कौन से में? IGST एक्ट में। ऊपर हम बात कर रहे थे CGST एक्ट की, लेकिन ये सेक्शन 15 है IGST एक्ट का। इसमें गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाल दिया कि सपोज सिंगापुर से कोई टूरिस्ट आया और वो इंडिया में आके वो अपने साथ कुछ गुड्स खरीद के ले गया, तो अगर उसने एयरपोर्ट से खरीदे तब तो रूल 95A में वो ट्रांजैक्शन फॉलो होगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और जो शॉपकीपर है वो जीएसटी क्लेम कर लेगा, रिफंड क्लेम कर लेगा। लेकिन सपोज अगर उसने विद इन इंडिया, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया उसने कुछ गुड्स खरीदे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रिफंड का प्रोविजन लिया ही कि जो इंडिया में उसने गुड्स खरीदे उसके ऊपर वो इंडिया में जीएसटी तो एक बार पे कर देगा, लेकिन जब वो इंडिया से जा रहा होगा तो उसको एयरपोर्ट पे रिफंड, उसका जो जितना भी उसने जीएसटी पे किया था उसमें नोटिफाइड गुड्स का या फिर नोटिफाइड प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। तो इसके प्रोविजन अभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करें गवर्नमेंट ने, फॉरेन कंट्रीज में है ये, पर अभी इंडिया में लॉ में खाली प्रोविजन डाल के, एक्ट में एक प्रोविजन डाल के छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। इसको नोटिफाई देखते हैं गवर्नमेंट कब करती है। अब जब ये सर्कुलर आया था मैनुअल फाइलिंग ऑफ रिफंड का, तो उसी के साथ एक रूल 97A भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि अभी तक कहीं पे जीएसटी लॉ में मैनुअल रिफंड का कोई प्रोविजन नहीं था। तो सर्कुलर के साथ ही गवर्नमेंट ने कह दिया था कि जहाँ पे भी हमने ऑनलाइन वर्ड यूज़ किया, वहाँ चाहे कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई ऑर्डर हो, चाहे कोई इंटीमेशन हो, चाहे रिप्लाई हो, कोई नोटिस हो, चाहे एसएससी का कोई एक्टिविटी हो, डिपार्टमेंट का कोई एक्टिविटी हो, जो ऑनलाइन हो सकता है वो सारा काम मैनुअल भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट ने एक मैनुअल का एक प्रोसीजर, ये पावर रूल 97A के थ्रू एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। सेक्शन 54 बात करता है रिफंड की नॉर्मल केसेस में, 55 बात करता है इनवर्ट सप्लाई के रिफंड के स्पेसिफिक केसेस में। अब अगर रिफंड हमें टाइम पे नहीं मिला तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 56 कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने 60 डेज के अंदर अंदर हमें रिफंड नहीं दिया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, तो गवर्नमेंट इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट रेट नॉट एक्सीडिंग 6%। यहाँ पे मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट ने लॉ में डाल दी 6% की, और थ्रू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रेट भी नोटिफाई करी है 6% की। उस रेट को गवर्नमेंट कम कर सकती है, पर 6% से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि लॉ में 6% की मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब करी है। सेक्शन 50 में जहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे थे वहाँ पे रेट थी 18% और 24% की, और जहाँ पे रिफंड दे रहे हैं वहाँ पे रेट है, इंटरेस्ट की रेट है 6%। लेकिन सपोज आप अपील में गए, आपका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपको अपील करनी पड़ी
अपील में आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आपको 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड नहीं मिला, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको 6% की जगह इंटरेस्ट मिलेगा 9%। और ये ध्यान रखना, 6 या 9% का रिफंड मिलेगा मेरे को आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। ये मेरे को ओरिजिनल फाइलिंग डेट से नहीं मिलेगा, 60 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद से रिफंड ये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके लिए रूल 94 में कह दिया गवर्नमेंट ने कि जितना भी पीरियड ऑफ डिले या फिर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है, ये ऑफिसर को पेमेंट ऑर्डर में मेंशन करना होगा। अब 57 58 बात करते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड की, कि 54 में तो रिफंड था, असेसी ने क्लेम कर लिया, पर काफी बार होता है कि रिफंड असेसी को नहीं मिलता। इनफैक्ट 54(5) में दे रखा है कि अदर देन स्पेसिफिक केसेस रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। तो ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, इसमें क्या अमाउंट में क्रेडिट होता है, ये गवर्नमेंट का फंड है, इसमें जीएसटी के अलावा और भी एक्ट्स के रिफंड आते हैं, और ये गवर्नमेंट कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करती है। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा एक तो मेरा रिफंड एज पर सेक्शन 54(5), एक उससे जो भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर जो इनकम मिली वो भी इसी फंड में जाएगी, या और कोई गवर्नमेंट को इस फंड के टुवर्ड्स कोई कंट्रीब्यूशन मिला, ये सारी अमाउंट इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब भी कर दिए, और सेक्शन 58 में कह दिया कि रूल 97 में तो गवर्नमेंट ने इस फंड का सारा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया, इसके लिए गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी पड़ेगी, सीएजी इस फंड की ऑडिट भी करेगा। और 58 में लिख दिया कि ये जो फंड में जितना भी पैसा आ रहा है, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट को फंड में रिसीव हो रही है, ये सारा फंड यूटिलाइज करेगी गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर ओनली। फिर इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अलग से अकाउंट्स भी मेंटेन होगी इन कंसल्टेशन विद सीएजी, इसकी ऑडिट भी करानी होगी, और इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। यह सारे प्रोसीजर गवर्नमेंट ने रूल 97 में प्रिस्क्राइब कर दिया। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ हमारे कोर्स कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस, एंड प्लीज फॉरवर्ड दीज वीडियोस अमंग स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस हैं या फिर जो मैं पीडीएफ की बुकलेट फॉर्म में जो रिलीज करूंगा नोट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इसलिए एज ए ट्रिब्यूट टू द प्रोफेशन आई वांट टू circulate these videos among the students also. Thank you everyone.